नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, आप सभी दीपावली अच्छे से मना लिए होंगे, अपना हाथ वगैरह बचा के। कुछ लोग बम पटाखा जो है हाथी में फोड़ देते, वैसा नहीं करना चाहिए, है ना। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और समझिए कि दीपावली पर, है ना, द एग्ज़ाम पोर्टल की ओर से आप सबको ये प्रीवियस ईयर का महाकुंभ दिया जा रहा है। किसका? प्रीवियस ईयर का महाकुंभ, जिसमें लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है और वो आपको करवाया जाएगा। 15,000 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। और जितने भी अभी तक, समझ लीजिए कि यहाँ दिख गया होगा 38वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी का जो है ना, 12/4/1992, है ना, 12/4/1992। तो इसे समझ लीजिए कि 1992 से 2024 तक, अभी तक जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं बिहार के, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, बीपीएससी, बीपीएसएससी यानी दरोगा वाला, उत्पाद दरोगा, मतलब जितना भी दरोगा में आ जाता है आपको, बिहार पुलिस, मध्य निषेध, ये सब जितना भी है, बीएसएससी 10+2, बिहार सीजीएल, अमीन, और जितने भी सेट्स है, बिहार टीचर, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक बिहार में, सभी का जो है जीके जीएस का पोर्शन आपको 15,000 प्लस कलेक्ट किया गया है। डेली आपको चलेगा, तो आपको देखना है, डेली एकदम अच्छे से करना है। बीपीएससी का फॉर्म भर दिया है आपने, डेट भी निकल चुका है दिसंबर में, तो सबसे पहले बीपीएससी का ही शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो बस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। 15,000 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं डेली कर करके, पता भी नहीं चलेगा। 15,000 क्वेश्चन आराम से हम लोग कम से कम कोशिश करेंगे कि इसको 45 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। टारगेट लेकर चलेंगे 45 डेज़ का, ठीक है। तो चलिए, नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है, ठीक है। और वीडियो के बारे में कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अच्छा लगे तो भी, जैसा भी लगे ओपिनियन ज़रूर दिया कीजिए कमेंट में। शुरू करते हैं, देख लीजिए। है बीपीएससी, बता दिए, 38वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 1992, है ना, उसका है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से आप लोग को दिखे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, ठीक है, नज़र तो आ रहा होगा, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 लाहौर का अधिवेशन था, ठीक है। और अध्यक्ष थे नेहरू, पंडित नेहरू, है ना, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929। अब इसी के में ये भी तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहरेगा, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना के, और उसमें झंडा फहराया गया था। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। 26 जनवरी का ये जो है फोकस है। अगला है वंदे मातरम। गीत के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी सबसे पहले आया था आनंद मठ में वंदे मातरम। गाया कब गया था आप लोग बता दीजिए। कलकत्ता अधिवेशन था, है ना। अध्यक्ष और वर्ष आप लोग बताइए, अध्यक्ष और वर्ष आप लोग को बताना है, ठीक है, बताना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी आंसर है इसका, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। चलिए, अब है कह रहा कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ठीक है। अब कब पहली बार पाकिस्तान शब्द का जो किया था, शायद रहमत अली ने किया था, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और आपको मालूम होगा पृथक निर्वाचन से इसका कहानी शुरू हुआ है। पृथक निर्वाचन कब हुआ था बता दीजिए। 1909 में। किसका सुधार था वो भी आप लोग बता दीजिए, ठीक है। किसका सुधार था 1909 में जो आया था अधिनियम? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ए.ओ. ह्यूम, नहीं, ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम लिख के बताइए आप लोग। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? वेमोस चंद्र बनर्जी। और 1885 में, ठीक है, मुंबई में हुआ था। कुल कितने लोग थे? 78 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने भाग लिया था कमेंट में आप लोग बताइए, ठीक है। और ये जो है वहाँ से 1905 तक महासचिव रहे थे कांग्रेस के, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है ना। और दूसरे अध्यक्ष जो थे 1886 में, वो बदरुद्दीन तैयबजी बने थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और तीसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो 1886 में बने थे। और 1906 में जो दादा भाई नौरोजी बने थे, उसी टाइम उन्होंने पहला बार खुद
स्वराज का शब्द का इस्तेमाल किया था 1906 में, दादा भाई नौरोजी जब 1906 में बने थे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफार खान ना, खान अब्दुल गफार खान भारतीय नेता जो सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। बापू, महात्मा, ये कहा जाता है महात्मा गांधी को, है ना। और गुरु जी किनको कहा जाता है ये आप लोग बताइए, बहुत सारा है। नेताजी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को महामाना कहा जाता है आपको, मदन मोहन मालवीय को, इस टाइप से याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं, 15,000 प्लस क्वेश्चन, इसलिए यहाँ निकलते जा रहे हैं। 15,000 प्लस प्रश्न यहाँ पर आप लोग को करने हैं, 15,000 प्लस प्रश्न आप लोग को करने हैं, हम सबको मिलकर साथ में हम लोग करेंगे। बीपीएससी 38 अभी चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस। सिंध नदी किस शहर से होकर बहती है? पेरिस। हडसन, हडसन किससे होती है बताइए? टेम्स तो लंदन है, आप लोग को पता होगा। मिस्र, काहिरा, काहिरा नदी जो है मिस्र से, ऑप्शन में मिस्र को हटा के कभी कभी क्या दे देता है? मिस्र या काहिरा। ठीक है, मिस्र या काहिरा, तो आपको दे देगा। अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर, ठीक, मिस्र और काहिरा, तो वहाँ पे नील नदी है ना, नील नदी चलेगा। मिस्र नदी सबको याद है कि नील नदी किसकी, मिस्र किसका देन बोला जाता है मिस्र को? तो नील नदी की। तो मिस्र के हटा पर कभी काहिरा डाल देगा तो नील नदी ही आएगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन छूट गया था बीच में कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1939 से 1945 तक चला था, तो बता दीजिए उसमें कौन था। और आपको ये भी बताना है, तो इसका आंसर है विंस्टन चर्चिल। क्या आंसर है इसका? विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल होगा भाई। ये क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। और भारत के स्वतंत्रता के समय भारत का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था वो बता दीजिए। क्लेमेंट एटली था? अगर क्लेमेंट एटली था तो कमेंट कीजिए। आप लोग को बताना है, हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम आपको डाल देंगे साथ में, तो उसको कर लीजिएगा, क्योंकि एक उससे रिलेटेड ही पूछता है। 15,000 प्रीवियस ईयर करने के बाद आपका प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिंध नदी हो गया था, पेरिस। अब है गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में ज़्यादातर आता है, मंगोलिया थोड़ा सा आता है यहाँ, चीन और मंगोलिया में। कहाँ है मंगोलिया, कहाँ है बताइए? ठीक, ऑप्शन में ज़्यादातर यही सिर्फ देखने को मिलेगा, मंगोलिया में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? थार मरुस्थल भारत में ना जी। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा है ना। चलिए अब है स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, 1954 में बनना शुरू हुआ था, 1969 में बनकर रेडी हो गया था स्वेज नहर, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन से आप लोग को रिलेटेड एक दो पॉइंट साथ में बोलते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि हम लोग को 15,000 प्लस प्रश्न करने हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, पिछले 20-22 सालों में जितना पूछा गया है ज़्यादा ही हो गया। 1992 से अगर 2024 तक जोड़ेंगे तो बहुत हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। ठीक है, शुरू करते हैं। 0 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामयोत्तर रेखा कहते हैं, जो ग्रीनविच में है। ग्रीनविच कहाँ है आप लोग को पता है? लंदन में। और भारत में जो ये रेखा गुजरती है वो 82.5 डिग्री से गुजरती है। वो कहाँ पर है 82.5 डिग्री? वो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी से है। ठीक है, वो जो है 5 राज्यों से भारत का गुजरता है। बहुत बार बताए हैं कि जो बीएसएससी के सेट में 5 से 6 बार बताए होंगे। आप लोग बताइए कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कौन कौन है बताइए तो। ठीक है, और एक बात और बताते हैं, भारत का अगर पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध में है भारत। अक्षांश पूछेगा तो क्या होता है उसका? 8 डिग्री 4 इंच से, 8 डिग्री 4 इंच से कितना? 37 डिग्री 6 इंच। ठीक, ये उत्तरी अक्षांश का हो गया भारत का। और एक पूछता है संपूर्ण भारत। ठीक है, क्या पूछता है? संपूर्ण भारत। जब संपूर्ण भारत पूछेगा तो ये सेम रहेगा, 8 की जगह पर खाली 6 कर देना है। यही देखिए, 6 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच। ठीक है, ठीक है। और देशांतर अगर भारत का पूछ देगा तो कितना? 98 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच। देखिए 1, 1, 2, 3
प्रधान यामोत्तर, अब 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब 4 क्वेश्चन। अगर एक पॉइंट से 2 क्वेश्चन अगर हम बता रहे हैं तो 15,000 क्वेश्चन से गुना कर दीजिए, 30,000 क्वेश्चन हो गया। 3 को अगर पॉइंट बता रहे हैं तो 45,000 हो गया। अगर 4 को पॉइंट बता दे रहे हैं तो 60,000 हो गया ना, मतलब 50,000 प्लस टोटल हो जाएगा प्रश्नों का संग्रह। तो ये महाकुंभ है दीपावली में, समझिए कि एग्जाम पोर्टल की ओर से आप लोग को मिला है, तो इसको एकदम फटाफट देखिए, एकदम खटाखट मारिए और फटाफट शेयर भी करना है कि नहीं। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आप लोगों का आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है, तो झारखंड में। ठीक, सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, सही है। सबसे बड़ी जनजाति बताइए कौन है? थारू जनजाति हो गया, भोटिया हो गया, ये सब उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड का है ना। अब बिहार का जनजाति आप लोग को बताइए, 2-4 को बताइए। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो वह है उत्तरी ध्रुव। कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट। 5.5 फीट, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया इसका, रेलवे के पटरियों के बीच की दूरी के बारे में बता रहा है ना। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। टीपू सुल्तान 1799 में मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान की, सही बात है। कौन सा युद्ध था वो? आंग्ल मैसूर युद्ध का कौन सा था? तीसरा या चौथा बताना है आप लोग को। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली थी? तो ये बीएसएससी वाला में भी आ चुका है, ठीक है। देखिए बीएसएससी बीपीएससी दरोगा सब में घूमे चलता है ये सब क्वेश्चन। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली है? तो कुषाणों के समय। किसके समय में? कुषाणों के। अब बुद्ध की पहली मूर्ति किस में बनी थी, किस शैली में, और सबसे ज्यादा किस शैली में बनी है ये बताइए, क्योंकि दोनों हम बता चुके हैं पीछे आप लोग को, ठीक है, दोनों बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? तो वयस्कों को साक्षर बनने हेतु, वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। कौन सा ऑपरेशन? क्या? ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। सबसे साक्षर राज्य कौन है? तो केरल है, और सबसे कम न्यूनतम साक्षरता पर बिहार। कितना है? 61 समथिंग है ना। चलिए, चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए किया गया था? वृक्षों को। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। कब हुआ था बताइए, वर्ष बताइए। चिपको आंदोलन कब बताए हैं आप लोगों को बीएसएससी वाला में। अब है एस्पान्टो, क्या है? तो एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। 38वीं बीपीएससी हम लोग पढ़ रहे हैं, 38वीं बीपीएससी क्लियर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसका जो प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, इसलिए आपको कंप्लीट करवा दिया जा रहा है। फटाफट ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखना है। कोई भी ओपिनियन देना है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। पूर्व सोवियत संघ उस समय किसको बोलते हैं? ये रूस को बोला जाता था ना। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो वह लिथुआनिया। अभी कौन सा था? लिथुआनिया। यूक्रेन के साथ अभी रसिया का चल रहा है झगड़ा, क्यों? नाटो में सम्मिलित होने के लिए। यूक्रेन होना चाहता है, रशिया बोल रहा है कि नहीं गड़बड़ा जाएगा। फिर नाटो का जहाँ होता है अमेरिकी सैनिक वहाँ पहुँच जाती है ना, जहाँ भी जो भी देश बनता है नाटो का सदस्य वगैरह। चलिए, दक्षेश मतलब सार्क। सार्क बहुत लोगों को याद होगा, दक्षेश याद हो या ना हो। सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। इसमें कुल कितने देश हैं और कौन कौन है? कमेंट में बताइए। सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग था। इसमें कितने देश हैं और इसका काठमांडू है, कहाँ मुख्यालय, कितने देश और कौन कौन है? कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो ये वाशिंगटन में। कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में। 1992 का है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको ज़्यादा मैटर नहीं करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मदर टेरेसा क्या है? मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी।
इनको नोबेल कब मिला था? नोबेल मिला था। भारत रत्न भी बताइए, भारत रत्न कब मिला था मदर टेरेसा को अगर मिला है तो बताइए तो। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुई है? भारत और पाकिस्तान। बताइए, हम दो ऑप्शन देते हैं, भारत पाक और एक भारत और चीन। बताइए कौन से देशों के बीच में किया गया पंचशील समझौता? ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब तो बीपीएससी ऐसा पूछना बंद कर दिया, इनमें से कोई नहीं वाला, लेकिन चलिए हम बता दिए। बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? पर्वतारोहण में ना, पर्वतारोहण में मतलब पर्वत चढ़ने में बछेंद्री पाल का नहीं। प्रथम भारतीय थी, महिला थी क्या? पस्चराइजेशन एक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगर कहेंगे 62 डिग्री वाला आप सबको याद होगा, 62 डिग्री वाला आप सबको याद होगा कितना सेकेंड, लेकिन 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर पूछेगा तो कितना होता है? 15 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड ऐसा। ठीक है। और उसके बाद अचानक से ठंडा कर लिया जाता है। क्वेश्चन में आपको 62 डिग्री वाला सबको याद है, इसलिए 70 डिग्री वाला पूछ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है। एम्फीबिया किसको कहते हैं? तो जो जल और स्थल दोनों जगह पर रहता है उसको एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। अब ब्रायोफाइटा को भी एम्फीबिया कहते हैं, ब्रायोफाइटा वर्ग में बोला जाता है ना, ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया बोला जाता है ना। आगे बढ़ जाए, वही है, देखिए दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जैसे मेढक, हाँ आपको ईस्ट भी आ जाता है शायद। चलिए छुप गया। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? यही है क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करके देखिए, लगभग कितना समय लेता है? ठीक, 8 मिनट 20 सेकेंड। सही है जी, 8 मिनट 20 सेकेंड। बताइए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहा और क्रोमियम, कोई डाउट नहीं, बहुत बार पूछा है ये, दरोगा वगैरह में भी क्वेश्चन आया है जी। ठीक है, लोहा और क्रोमियम का। ठीक, पीतल किसका है? पीतल किसका है याद रखिएगा, बताए हैं इसलिए पूछ रहे हैं पीतल किसका है। ठीक है, चलिए। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? जब ऊपर से भाप गुजरती है तो कौन सी ऐसी धातु है जिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती? तो धातु है वन एंड ओनली एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 फॉर्मूला। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान में इवान पावलो। ठीक है, इवानोवस की मत समझ लीजिएगा, इवानोवस की अलग है, जिन्होंने वायरस की खोज की थी, है ना। हाँ, वायरोलॉजी कहते हैं, कवक को माइकोलॉजी और सवाल का फाइकोलॉजी, अध्ययन का बात कर रहे हैं। निकोलस कोपरनिकस, ज़्यादा इतना ही याद होगा आप लोग को, पूरा नाम उनका निकोलस कोपरनिकस है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। इन्होंने ही पहले बताया था कोपरनिकस ने कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जय सिंह। चाहे जयपुर वाला जंतर मंतर हो, नई दिल्ली वाला जंतर मंतर हो, भारत के कहीं भी जगह पर जंतर मंतर अगर आपको लिखा हुआ दिख गया तो जय सिंह मार देना है। जंतर मंतर अगर लिखा हुआ दिख गया तो आपको क्या मार देना है? जय सिंह मार देना है। कोई दिक्कत? और सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरब। अभी कौन है करंट में? करंट में कौन है बताइए आप लोग, करंट में कौन है आप लोग को बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर, मतलब डायरेक्ट टैक्स ना जी। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत प्रत्यक्ष कर है। कौन है? प्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन के लिए। ठीक है, अगर अच्छा खेल का अगर रंगा स्वामी ये सब जो हो गया हॉकी के लिए है, संतोष कप जो है फुटबॉल के लिए है, ऐसे ही ये सब अगर दलीप ट्रॉफी, आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट के लिए है ना। रणजी ट्रॉफी पूछता है कुछ एग्जाम में तो वो भी क्रिकेट के लिए है। तो सबका अलग अलग ट्रिक टाइप का भी है। जैसे अगर पूछे खिलाड़ियों की संख्या भी पूछती, जैसे पोलो में खिलाड़ी का संख्या पूछता है तो 4 होगा, याद नहीं रहता तो पोलो को इंग्लिश में लिख लेंगे 4। ठीक है, 4 हो जाएगा।
है ना, 1 2 3 4 को काउंट कर लेंगे, 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर बोलिएगा तो ट्रिक से भी समझा देंगे, अगर कमेंट कीजिएगा तो। ठीक है, चलिए। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कब हुआ था? प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कब हुआ था बताना है, कब हुआ था बताना है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? सबसे बड़ा स्टेडियम, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम नहीं कह रहा है, चेकोस्लोवाकिया में। ठीक, अब क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटे गुजरात में नहीं, अहमदाबाद में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आ गया, फुटबॉल से। बोले थे ना अभी, संतोष वाला भी, डूरंड भी फुटबॉल से। ठीक, अभी अभी इंडियन सुपर लीग हो रहा है, क्रिकेट से संबंधित है। जैसे आईपीएल होता है वैसे फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग होता है, नहीं है? आईपीएल का रिटेंशन लिस्ट निकल गया है, ऑक्शन वगैरह में से क्वेश्चन है, रिटेंशन से क्वेश्चन नहीं आता। जब मेगा ऑक्शन होगा तो उसमें क्वेश्चन आता है सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी, सबसे महंगा बिकने वाला विदेशी खिलाड़ी। ठीक, तो जैसे ही ऑक्शन होगा आप सबको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है लिम्बा राम। क्या है? लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो तीरंदाजी। उस टाइम का क्वेश्चन है, उस टाइम का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान देना है। ठीक है, 1992 का चल रहा है, 38वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। अभी का याद रखिएगा, अभी आपको नीरज चोपड़ा सबसे पूछता है, हिमा दास से पूछता है। अभी पैरालंपिक में जो है आपको जिन्होंने फेंका था उनका नाम बहुत वायरल हुए थे, वो विराट कोहली जैसा एग्रेशन दिखा के, तो उनका नाम मेरे को याद अभी नहीं आ रहा, उनके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, पक्का, तो ध्यान में रखना है। संसार का सबसे हो गया कहाँ? अच्छा, और ऊपर ले लेते हैं, चलिए। अच्छा, यहीं पे खत्म हो रहा है लगता है। चलिए देखते हैं। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन। वित्त आयोग कितना में? अनुच्छेद अनुच्छेद कितना में बता दीजिए। वित्त आयोग अनुच्छेद कितना में? वित्त आयोग अनुच्छेद कितना में है? बताया हुआ है, बहुत बार बताया है इसलिए बताएंगे नहीं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? संविधान संशोधन तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, है ना। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों अगर अनुपस्थित हैं तो उसमें राष्ट्रपति का कार्यभार कौन सा देखेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, है ना, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है अगला क्वेश्चन? कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। दूसरे प्रधानमंत्री थे ये ना। 1900 कब बने थे बताइए? 64 में। और इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। कब? इनकी मृत्यु 66 में, 1966 में हुई थी क्या? बताइए तो। ताशकंद में इन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। किसने कहा था? किसने कहा था? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। मोदी जी ने इस पर भी एक और नारा जोड़ा है, क्या बोल रहा है वो भी बता दीजिए आप लोग। वो आप लोग बता दीजिएगा कि करंट का चीज़ है, वो आप लोग बता सकते हैं। चलिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो अच्छा, ये तो ऑप्शन के हिसाब से चलता है। ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से चलता है, आप लोग को भी पता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सही है, लेकिन और बहुत सारे हैं जो नहीं दिया जाता है, नहीं नियुक्त कर सकते हैं ये, तो ये ऑप्शन के हिसाब से चलता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? 1951 में। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ना जी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ना। क्या था उसमें? भूमि अधिग्रहण वाला, बताइए तो। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 1985 में दल बदल अधिनियम। 11वीं 1992 में संशोधन किया गया था, नहीं पंचायती राज। और 12वीं में सॉरी हाँ ठीक है, 12वीं में नगर पालिका। पंचायती राज में 29 विषय, नगर पालिका में 18 विषय। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। और उसी टाइम महिलाओं को भी पंचायती राज में जो है आरक्षण देने का, मतलब सीट रिजर्वेशन का महिलाओं के लिए किया गया था। सही है ना? आगे बढ़ते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत।
लेकिन यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अधिराज्य तक कब अधिराज्य, ठीक है, ये तो एक राज्य का, अगर अधिराज्य का पूछता तो 34वां हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो क्या है? 34। लगता है बात कर रहा है न्यायाधीशों की। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में, बताइए तो वर्तमान में, और लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं बताना है आपको, ठीक, बताना है। 543 की नियुक्ति, 543 का ये होता है या 545, बताइए तो। 543 और 545, और कौन सा चल रहा है? 17वीं यही चल रहा है अभी तक या 18वीं हो गया, ये भी बताना है। सत्र लोकसभा का पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता बताए थे। कौन? 3 स्तरीय, ठीक है। ऊपर से अगर आइएगा तो जिलाध्यक्ष, जिला परिषद, फिर उसके बाद क्या था आपको जो ये होते हैं सेकंड में पंचायत समिति, है ना, और एक और कौन सा था? 3 स्तर बताए थे, थोड़ा सा अभी हटा हुआ दिमाग से, अगर आप लोग को याद है तो बताइए कमेंट में। और द्विस्तरीय कौन? अशोक मेहता 1977 में, है ना, याद रखिएगा। द्विस्तरीय तो अशोक मेहता में 2 शब्द है तो 2 याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता 1957 में और 77 में अशोक मेहता द्विराज दिए थे, ठीक। पहला बार पंचायती राज जो पंचायत का ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नौगौर जिले में। और सेकेंड राज्य अगर पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, दूसरा नंबर का जो राज्य था आंध्र प्रदेश में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? हम बता दिए थे, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया गया था, बताए थे, है ना। देखिए आ गया, अभी बता रहे थे, उसी में अभी बता रहे थे, तो यही सब पूछता है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के कौन थे? एमजी रानाडे, एमजी रानाडे, ठीक है, मतलब महादेव गोविंद रानाडे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो महागोविंद रानाडे, यानी एमजी रानाडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में। उसी टाइम जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, जो लाठियों से उनको पीटा गया था, उसी के विरोध में स्कॉट का जो है लोगों ने हत्या की थी, है ना। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब सम्मिलित थे उसमें, है ना। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? और जब उनको लाठी से पीटा जा रहा था तो उस टाइम वो क्या बोल रहे थे उन्होंने? कि हमारे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के क्या है? ताबूत की कील साबित हो गया, सही था, है ना। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक किसने लिखा है? तो नीरज सिंह चौधरी, नीरज सिंह चौधरी, ठीक। और इनका नाम जब रविंद्रनाथ टैगोर का आ गया तो याद रहे, इनका एक गोरा उपन्यास है, ठीक, पूछेगा, पूछ सकता है, अच्छा उपन्यास है गोरा। किनका? रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक। प्रेमचंद का तो गोदान, ये सब आप लोग को याद होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। जैसे पूछता है कि जापान की मुद्रा क्या है? बिहार के एग्जाम का सबसे फेमस क्वेश्चन अगर मुद्रा में पूछता है तो जापान का, ठीक, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, येन है, येन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? यूनेस्को की कार्य और भाषाएं क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। बताइए तो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है ना, हेग में। हेग किस देश में है? और उसमें बताना है कि अंग्रेजी और फ्रेंच ही वहाँ भी चलता है, और भी एक आध दो वर्ड, एक आध दो भाषा जो है, वर्ड नहीं भाषा जोड़ा गया है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन सी भाषाएं चलती है बताना है आप लोग को। लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, ठीक है। ये बीएसएससी वाला सेट में भी आया था, आपको बताया गया था 3-4 क्वेश्चन। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में, लक्षद्वीप, ठीक है।
कावारती इसकी राजधानी है जी, कावेरती ना। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1877 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1877 में। ठीक। इन्होंने भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना को किसके लिए मिला था? जिनका संश्लेषण के लिए 1969 में। ठीक है। अब एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के लिए मिला था ना। कब मिला था इनका? आप लोग बता दीजिए वर्ष। इनका आप लोग बताइए, एगो का हम बता दिए, एगो को आप लोग बताइए। चलिए, परमाणु देखिए क्यों बोलते हैं कि आप लोग बताइए, इसलिए बोला जाता है कि आप लोग ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन के साथ साथ इस 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका क्लियर होते चलेगा और मन लगते चलेगा, बोर नहीं होएगा। इसलिए कमेंट में एकदम आंसर देते चलिए। हम लोग को 15,000 प्लस क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि सिर्फ प्रश्न होंगे और डिटेल मिला के 30,000 तो आराम से हो ही जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान का बात हुआ, चाहे उसका अनुसंधान का बात है, विकास का बात है, तो विक्रम साराभाई। और वही अगर परमाणु का बात हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का, ये सब का परमाणु ऊर्जा का, तो क्या नाम लेंगे हम लोग? होमी जहांगीर भाभा। क्लियर है? सही बोल रहे हैं जी। चलिए, अगला है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग। ठीक है। हालांकि कलिंग से नाम का अशोक याद आ गया होगा सबको, धर्म परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद हुआ था अशोक का। नहीं, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? 1000 किलोग्राम। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? 1000 किलोग्राम। और इसको साइंटिफिक नेम हम आप लोग को बता चुके हैं बीएसएससी वाला सेट में, आप लोग देख सकते हैं। बताइए कि क्या है। और भारत का विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु। ठीक, राष्ट्रीय पशु तो आप सबको पता है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो हाथी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। ठीक है, फंसना नहीं है, पूछ देगा तो। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, क्या है? वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। और इन्हीं के लिए इनको दिया गया था क्या नोबेल? इनके द्वारा एक बहुत ही फेमस ये निकाला गया था, क्या? E बराबर mc²। अब आप लोग को बताना है इसमें कि E का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है और C का मतलब क्या है। E बराबर mc² इन्होंने ही दिया था, है ना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? शीघ्रोत्पादी रिएक्टर क्या है? एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो विगलन प्रक्रिया के द्वारा करता है। किस प्रक्रिया के द्वारा करता है? विगलन प्रक्रिया के द्वारा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही फटाफट हम लोगों को पूरा करना है। ये देखिए आ गया 38वीं के बाद अब किसकी बारी? अब किसकी बारी? 39वीं संयुक्त राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा कब हुआ था? ये नीचे कर लेते हैं, देख लीजिए, 24/7/1994 को। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 38वीं और 39वीं बीपीएससी आज क्लियर कर लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। चलिए, उसका पीटी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ऐसे ही हम लोग करेंगे डेली। ठीक है, डेली आप लोग को पूरा एंड तक वीडियो देखना है और लाइक ज़रूर करना है, ताकि, और शेयर भी करिए ताकि और मोटिवेट हो, तो और अच्छा अच्छा वीडियो और कंटेंट आपके लिए लाया जाए द एग्जाम पोर्टल की ओर से। आप लोग को पता है दरोगा का भी बैच जल्दी शुरू होने वाला है। आई थिंक 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। आप लोग को यूट्यूब पर उसका सारा डिटेल जल्दी बता दिया जाएगा कि एडमिशन कब से शुरू होगा। तो और हालांकि आप सबको पता है कि डिजिटल बोर्ड पर अभी हम लोग, हमारी टीम जो है नई है, तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लाइव वगैरह का प्रोग्राम भी धीरे धीरे किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो खरगोश का चाल में चल के हम लोग को सो नहीं जाना है, कछुआ के चाल चलेंगे लेकिन अच्छे से चलेंगे, है ना। रनिंग जो है पूरा करेंगे। अगला है, टीन किस शैल का उदाहरण है? तो कायांतरित शैलों का। टीन है कायांतरित का। संगमरमर किसका है बता देना है। संगमरमर किसका है बताइए। भारतीय, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था, मतलब कहाँ अपनाया गया था या किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है, प्रथम कब हुआ था संवैधानिक सभा? कब हुआ था संविधान सभा प्रथम?
9 दिसंबर 1946। और उसके प्रथम अध्यक्ष कहिए या अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कहिए, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और उसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव जो है पेश किया था। ठीक है, और वो अपनाया कब गया था इसको, वो बता दीजिए आप लोग। ठीक है, हम क्यों बता रहे हैं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद भूलना नहीं होता, 2 दिन बाद ऐसा करके बोलिएगा तो भूलिएगा नहीं। क्या हुआ था, पहला सभा 9 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद तो याद हो गया कि 11 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, तो वहाँ बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 2 दिन बाद करेंगे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, ये पेश किया था प्रस्तावना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है किस वाक्य से आरंभ होती है, तो हम भारत के लोग शब्दों से नहीं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है, हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम लोकतंत्र कैसे समाजवादी गणराज्य, है ना पूरा। चलिए आगे, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा, केवल लोकसभा ना। वित्त विधेयक किसके द्वारा पारित किया जाता है, लोकसभा। अच्छा आप लोग बताइए, अगर पूछा कि बजट किस अनुच्छेद में है, बजट किस अनुच्छेद में है, तो जो पढ़े होंगे जिनको अच्छा से याद होगा वो कह रहे होंगे ना कि भांग खा लिए हैं कि बजट का भाई अनुच्छेद थोड़ी है। इस बजट का भारतीय थीम में कोई उल्लेख ही नहीं है। उल्लेख किसका है, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 110 या 112, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो आप लोग को बताना है अनुच्छेद 110 या 112, बताइए। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वह है 12 से 35। मौलिक अधिकारों में 12 से 35 में, और उसी में अनुच्छेद 32 है जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, चलिए पंचायती राज की सूची का विषय है जी, पंचायती राज की सूची का विषय है तो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अगर हम अनुसूची में है पंचायती राज 29 विषय के साथ। ठीक, चलिए भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं तब ज्यादा अच्छा से आप लोग को पता चलेगा। ये देखिए कह रहा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। ठीक, चलिए यही, ओके। भारतीय ऊपर चल गया, ज्यादा बढ़ के बता दे रहे हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य की सरकारों को पंचायतों को संगठित, मतलब पंचायत संगठन या गठन करने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40। अब पूछेगा अनुच्छेद 40 से संबंधित है वो क्या, तो पूछता है कौन सा सिद्धांत है, तो गांधीवादी सिद्धांत कहिए या गांधीवादी दर्शन कहिए, गांधी दर्शन, अनुच्छेद 40। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक तत्व। अभी हम लोग पढ़े पिछला क्वेश्चन में कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, वैसे ही नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51, और भाग पूछेगा तो 4। अब मौलिक अधिकार का भाग कितना था, 3, और उसी को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मौलिक अधिकार के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है कि उच्चतम न्यायालय जो है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकती है। उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, ये किस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, उच्चतम न्यायालय, बता दीजिए, लुसेंट में मिल जाएगा आप लोग को। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। चलिए वहाँ एक क्वेश्चन छूट गया था, इसमें डिटेल बताना, इसमें बता देते हैं आपको कि कहाँ से लिया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से, आयरलैंड के। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है ना। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष, वर्तमान में ओम बिरला है ना, ओम बिरला है वर्तमान में, आप लोगों को पता होगा। और कौन करता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है उनका, है ना, वोटिंग होती है। और इसका क्या है, लोकसभा अध्यक्ष पे 79, 80, 81 आप सबको याद होगा अनुच्छेद ना, सब लोग के मुंह पर होगा, एकदम सरला से याद होगा ना। स से संसद, र से राज्यसभा, और 81 से ल से लोकसभा, नहीं आपको। लोकसभा अध्यक्ष का जब किसी भी ये पर वोटिंग होती है तो
दोनों जब बराबर हो जाता है पक्ष और विपक्ष का वोट, तो अपना जो है रिजल्ट के हिसाब से अपना एक वोट देने का अधिकार उस टाइम है जब मत बराबर हो जाएगा, तब देगा कौन? स्पीकर, है ना। अब कहिएगा कि नया नया जब चुनाव होगा, जैसे अभी नया नया चुनाव हुआ था, तो कैसे होगा? तो उस समय कैसे अध्यक्ष बनेगा भाई? तो उसमें प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए, और उसी के सामने फिर चुनाव वगैरह होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को पता है, मतलब संसद द्वारा सही है, बिल्कुल सही है ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन हम लोग एक और चीज़ याद रखेंगे, महाभियोग। तो महाभियोग कौन लगाती है? संसद ही ना। और इस लगाने से पहले राष्ट्रपति को कितना दिन पहले सूचना दिया जाता है, ये बता दीजिए। महाभियोग जब राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 61, महाभियोग अनुच्छेद 61, ठीक। लेकिन कितना दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है महाभियोग लगाने से पहले, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीने। कोई भी संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसको मंत्री पद पर आसीन किया जा सकता है, लेकिन कितने दिनों तक? 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा यानी संसद का सदस्य होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल पूछ रहा है जी। अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीना। कितने? 6 महीने। मुख्य रूप से पूछेगा तो संसद के कितने सत्र होते हैं? 2, ऐसे 3 भी ऑप्शन के हिसाब से 2, 3 दोनों नहीं देगा। देखिए, एक होता है शीत सत्र, ग्रीष्म सत्र, एक होता है मानसून सत्र, होता है ना। भारत में, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है ना। मतलब तानाशाही वाला हाल नहीं है, ठीक। तानाशाही नहीं चलेगी। अगर आप कर रहे हैं तो 5 साल ना, उसके बाद हमारे हाथ में पावर है, जनता के हाथ में पावर है कि हम सरकार को बदल सकते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी जनता। चलिए, राष्ट्रपति इसीलिए अपना वोट जो है सोच समझकर करना चाहिए कि कौन सी सरकार लाएंगे तो विकास होगा, कैसे होगा। सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमणों के आधार पर और युद्ध के अधिकार पर ना। आपातकाल 3 गो है, 352, 356 और 360 ना। एगो वित्त वाला है, एगो राष्ट्रीय आपातकाल है, एगो राष्ट्रपति शासन है, सही है। 352, 356, 360। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था पर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको एकदम पूछने का पूरा चांस है। इसको एकदम अच्छे से याद रख लेना है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो वो जो है समाजवादी व्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत चुंगी कर, ठीक है। जो ऊपर में प्रत्यक्ष कर लिखा हुआ था उसी में आता है ये, ठीक है। चलिए, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो वो था जूट तथा रुई उद्योग। विभाजन मतलब भारत पाकिस्तान, ठीक है, उसी का बात हो रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? जूट तथा रुई उद्योग, ठीक। बुरी तरह प्रभावित से याद आया कि तीसरा जो है पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1965 तक था, वो भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था, मतलब असफल हो गई थी, क्योंकि 1962 में चाइना से युद्ध, 65 में पाकिस्तान से युद्ध और भीषण अकाल भी पड़ा था। और उसी में 60 के दशक में आपको हरित क्रांति लाया गया था, एम एस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक ना। गेहूं सबसे ज़्यादा उपजाया गया था उसके अंतर्गत, है ना। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकी थे ना, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ है? 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कह रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो रोजगार बढ़ाने को। किसको दी गई थी? रोजगार बढ़ाने को। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय बता दीजिए आप लोग। अभी हम तीसरी का बताएं, आप लोग 8वीं का बता दीजिए। पहला में कृषि को हैराल्ड डोमर पर था, है ना। दूसरा में उद्योग को महालनोबिस मॉडल पर था, है ना। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कपड़ा उद्योग में। सबसे बड़ा उद्योग भी कपड़ा उद्योग ही है ना। सबसे बड़ा उद्योग भी जो है कौन सा है? कपड़ा उद्योग ही है
है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो सेवा क्षेत्र। 3 गो क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। सेवा क्षेत्र सर्विस, है ना। सेवा क्षेत्र जो है तृतीय के अंतर्गत आता है, उद्योग वगैरह द्वितीय अंतर्गत आता है, विनिर्माण वगैरह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि वगैरह जो हो गया आपको प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, चाय का। सबसे ज्यादा कहाँ होता है चाय की खेती, सबसे ज्यादा किस राज्य में, असम, किस राज्य में बताइए, चाय की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में। चलिए थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं, चलिए हो गया, ठीक है, नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ था, लगा था सिंदरी में। कब, 1904 में। कब लगा था सिंदरी में, वर्ष बताइए, ठीक, वर्ष बताइए। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ लगा था, तो सिंदरी में। वर्ष बताइए आप लोग, किस वर्ष लगा था। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट कौन होता है, तो जस्ता यानी जिंक। कौन होता है, जिंक, जस्ता, जिंक, है ना। डायनेमो किसको बदलता है जी, तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। और यही अगर इसको उल्टा कर दे, इसको उल्टा करने का मतलब है कि वैद्युत ऊर्जा को अगर यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है तो विद्युत मोटर। पूछता है, मिलान करने के लिए दे देगा, ठीक, माइक्रोफोन दे देगा, लाउड स्पीकर दे देगा, आपको डायनेमो दे देगा, विद्युत मोटर दे देगा। तो डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। वैसे ही लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन का है, माइक्रोफोन का काम क्या है, आपको ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और लाउड स्पीकर का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। कंफ्यूज नहीं होना, माइक्रोफोन इससे हम बोल रहे हैं, तो माइक्रोफोन से, हाँ माइक्रोफोन पर आइए, तो माइक्रोफोन पे बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोफोन पर बोलते हैं तो ध्वनि निकल रहा है, तो कहाँ जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में, ये याद रखना। तो बस उसका उल्टा लाउड स्पीकर का कर देंगे, वैसा ही ये है। आगे बढ़ते हैं। आकाश नीला क्यों लगता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन द्वारा, सीधे ये याद रखिए बस इतना, वह कि अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। थोड़ा सा बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो सीधा सीधा याद रखना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन द्वारा, ठीक। क्योंकि और नीला, क्योंकि आपको बैजानी हब पिनाला वाला पढ़े होंगे, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस कलर का होता है, सबसे कम किसका होता है, अपूर्णांक सबसे ज़्यादा किसका होता है, अपूर्णांक सबसे ज़्यादा किसका कम होता है, बैगनी और लाल में दोनों उल्टा पुल्टा होता है। बैजानी हब पिनाला सातों रंग है ना। चलिए, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो देखिए 10 के पावर -3 या 1/1000 मिलीमीटर, बात सेम ही है ना। 10 के पावर -3 का मतलब क्या हुआ, माइनस को यहाँ बटा में लिख दिया, और 10 के पावर 3 मैंने 1000, 10 को 3 बार गुना किया, 10 10 10 1000, ठीक। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर। चलिए, अति चालक का लक्षण क्या है, अनंत पारगम्यता होगा। अति चालकता उसी में होगा जिसमें अनंत या असीमित पारगम्यता होगा। अगला क्वेश्चन कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति क्यों इसकी होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक। और लैंप में जो है तेल किसके वजह से चढ़ता है, तो केशिकत्व क्रिया के कारण, है ना। ये सब पढ़े होंगे आप लोग। वर्षा का बूंद का गोलाकार किसके, पृष्ठ तनाव। और जो वर्षा का बूंद है वो कौन सा लेंस का भांति, तो अवतल लेंस ना। चलिए, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलेंगे तो कमरा क्या होगा, या आप क्या कर सकते हैं, यही ना लिखा हुआ है, तो कमरा गर्म होगा, ठीक। आपको रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, इन सबसे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो आपको ओजोन यानी O3 को डिस्टर्ब करता है, उसमें छेद करता है ना। O3 क्या है, ओजोन लेयर है जो समताप मंडल के ऊपर है, सबसे 90% के आसपास समताप मंडल में है, क्षोभ मंडल के ऊपर है, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में। अब जितना भी आकाशीय घटनाएं होती है सब क्षोभ मंडल के अंदर ही होता है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, 5 भागों में बांटा गया है, पता ही है। रेडियो संचार सब जो भी होता है वो आयन मंडल में होता है। सबसे ऊपर बहिर्मंडल है ना। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो पिंच ब्लेड। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, पिंच ब्लेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहां से आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएंगे, क्योंकि पॉइंट बताते चल रहे हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग सिर्फ 15,000 नहीं, लगभग 30-40,000 क्वेश्चन का डिस्कशन आराम से कर लेंगे। 50 से तो नीचे आने वाला है नहीं, इसलिए पूरा एंड तक वीडियो को देखना है, एंड तक रहना है। चलिए,
परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। अब यही पूछता है कि हाइड्रोजन बम किस पर है? तो नाभिकीय अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर। खाली संलयन लिख देना बस। हाइड्रोजन हो जाएगा तो संलयन, और परमाणु बम आ जाएगा तो विखंडन। यही याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaO4 इंटू 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किस किस में काम आता है आप पता ही है ना? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल। नींबू साइट्रिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल, है ना? और चींटी काटती है फॉलिक अम्ल, सेब रहता में है मौलिक अम्ल, है ना? ये सब याद रखना है। वायु क्या है? तो एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है ना, विसमांग मिश्रण है ना। अच्छा, मिश्रण में तो किस टाइप का है मिश्रण बताइए? समांग या विसमांग? हम तो विसमांग बोल रहे हैं, आप लोग का क्या है ओपिनियन बताइए। पारद धातु मिश्रण क्या है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ठीक है। पारद धातु मिश्रण जो है, अरे पारद धातु मिश्रण कह रहा है तो पारद से युक्त होगा, पारद से मिला हुआ होगा, वही ना। चलिए अगला देखते हैं। जल से बाहर निकलने पर, ठीक, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां क्यों मर जाती है? वे श्वास नहीं ले पाती हैं, क्योंकि गिल्स के द्वारा सांस ले पाती वो पानी में। अच्छा, पानी में सांस लेती है, पानी में घुला जो जल में घुला जो वायु होता है उसी से, ठीक है, इसलिए बाहर जो मिलती है। अगला देखिए, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? नर्तन से। नर्तन मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना कि चमगादड़ कैसे चलता है, तो अपने अल्ट्रावायलेट जो है वो क्या बोलते हैं, ध्वनि जो उत्पन्न करती है वो पराध्वनि उससे, उसी प्रकार इसमें है कि नर्तन से, अपने आवाज से एक दूसरे को ये करते हैं, पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। कितने बार? 20 दांत, ठीक है, इसलिए ध्यान देना है। दूसरा बार टूटा तो गड़बड़ा जाएगा काम, नकली लगवावे पड़ेगा नहीं। चलिए, इसलिए ध्यान देना है, बढ़िया से ब्रश करना है डेली। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है? कि यहाँ इतना दूर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सब पता चलेगा। 8। मनुष्य की खोपड़ी में, कपाल में कितनी हड्डियां होती है? 8। कान में कितनी होती है जी? कान में सबसे छोटा का नाम तो स्टेपिस है, लेकिन है क्या, कितने होते हैं? 6 होते हैं क्या? कितनी हड्डियां होती है कान में बताइए तो। चलिए, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ बहुत लोग फंस जाते हैं। क्या कह रहा है? आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज, मतलब हाल मतलब जल्दी, सबसे करंट का, सबसे लेटेस्ट का जो है, तो वो है क्रो-मैग्नन मनुष्य, सबसे जल्दी का। हाँ, माँ पौधे की भांति, माँ क्या है? माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? तो बीजों से और तना काट से। बीजों से और तना काट से क्या मिलता है? माँ पौधों की भांति पौधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, थोड़ा सा और इधर घास का लेते हैं। हाँ, अगला कहता है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? तो जल है ना, जल है। 80% से अधिक। अच्छा, रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट? 55%। और प्लाज्मा में जल कितना परसेंट? 90%। वैसे ही कह रहा है कि सेल में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। इंसुलिन किस पौधा से प्राप्त होता है? तो डहलिया की जड़ों से। इंसुलिन डहलिया की जड़ों से शुगर में काम आता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है और इंसुलिन के अधिकता से क्या होता है बताइए? डहलिया की जड़ों से मिलता है, ठीक। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया कि उस समय क्वेश्चन था कि मिला किसको किसको है, तो हम बताए थे कि जिन के संश्लेषण के लिए मिला था। सेम क्वेश्चन 39वीं में आ गया, 38वीं में बताए थे और 39वीं में आपको मिल गया। यही पॉइंट बताए थे ना, इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो को एंड तक देखिए, कोई पॉइंट छूट ना जाए। एक्स्ट्रा पहले पूछता है किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन सेम आंसर, और फिर उसमें थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहेगा कि सबको पता कि प्रीवियस ईयर पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं, उससे रिलेटेड पूछ देते हैं। तो 38वीं में क्या पूछा था कि किन को मिला है, ठीक, जो भारत में जन्मे हैं लेकिन अमेरिकी नागरिक थे, तो ठीक, तो इनको और एस चंद्रशेखर, तो इनको मिला था 1969 में। ये भी हम आपको बता दिए, और ये भी क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा, ये फिक्स है, ठीक, कि 1969 वाला भी। लेकिन एक और बात बोले थे कि जिन के संश्लेषण के लिए मिला था, वही आपका यहाँ पर है कि जिन के संश्लेषण के लिए मिला है ना। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो वो पुष्प है रेफ्लेसिया। कौन सा है? रेफ्लेसिया। सबसे छोटा कौन सा है बता दीजिए, सबसे छोटा कौन सा है बताइए? सबसे छोटा कौन सा है? बताइए। 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 सबसे छोटा कौन सा है? बताइए।
ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है बताना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। अब 39वीं उठा लिए हैं तो इसको पूरा खत्म ही कर देते हैं। 39वीं उठा लिए हैं तो इसको पूरा खत्म ही करके छोड़ा जाएगा। ठीक है, आप लोग साथ रहिएगा, तब भागना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, चलिए तना, क्योंकि 45 दिन के अंदर हम लोग को 15,000 प्लस क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ से इसके पॉइंट वाला को छोड़ दीजिए तब भी सिर्फ 15,000 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम लोग को करना पड़ेगा थोड़ा स्पीड, और एक दिन में 2-2 सेट कम से कम मिनिमम। ठीक है, इसलिए इसको कर रहे हैं। कह रहा है कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गन्ना के लिए, गन्ना, गन्ना के लिए। और आप लोग को पता है कि चीनी सबसे ज्यादा किस राज्य में, गन्ना, यूपी, बता दीजिए तो, है ना। मटर का पौधा क्या है जी, मटर का पौधा क्या है, तो शाकीय पौधा है। मटर का पौधा शाकीय पौधा है। विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने किया था, डार्विन ने। उनका एक पुस्तक है, बताइए कौन सा है। विकासवाद का सिद्धांत या प्राकृतिक वरण का सिद्धांत, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। उनका पुस्तक का नाम बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो खोखली होती है। कैसी होती है, खोखली। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, बताइए। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, 1820 में। कब हुआ था, 1820 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तीन गठिया प्रणाली। तीन गठिया प्रणाली किससे जुड़ा था, तीन गठिया प्रणाली। ठीक, तो अब पूछेगा कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने बिहार में बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल। किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल। 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। कब, 1917 में। अब भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह यही था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, बिरसा मुंडा। अभी नागपुर वाला में हम सोचे कि थोड़ा सा इनका भी नाम ले ले, लेकिन देख लिए क्या आगे क्वेश्चन है नीचे, इसलिए नहीं बताया। बिरसा मुंडा, इनको भगवान माना जाता था, माना जाता है ना। 1700 में इनकी मृत्यु हुई थी। बताइए, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो बकाशत भूमि जो होती थी उसकी वापसी का मांग। ठीक, बकास्त, उसको क्या बोलते हैं, वकास्त भूमि जो था, चूंकि जो बकास्त भूमि है वो वापसी किया जाए। वो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध हुआ था, बरहिया ताल में वो विरोध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 1912 में। कब हुआ था, दिल्ली दरबार कब लगा था, बता दीजिए। अच्छा, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1936 में। आप लोग को बताना झारखंड कब अलग हुआ था, डेट के साथ। झारखंड कब अलग हुआ था, डेट के साथ। वही, अब वही उसी को थोड़ा सा अलग करके क्या पूछ दे रहा है, जो कि बिहार राज्य अधिनियम। ठीक, तो वो भी बताना है, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, वो भी बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे नीचे क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में। बताया, बहुत बार क्वेश्चन बताए हैं, बहुत बार क्वेश्चन बताया गया है। बिहार पुलिस दरोगा, देखिए बीपीएससी में भी पूछ दिया है, हर जगह। 39वीं बीपीएससी हम लोग पढ़ रहे हैं, पेटी, है ना। चलिए अगला है, सन 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजों के हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था, किस जिले में, तो गया में। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने। ठीक, गया में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, दो हुआ था। पहला हुआ था बांकीपुर, जिसको पटना को ही बांकीपुर में ना, 1912। और ये जो हुआ था 1922। सही है, गया में कांग्रेस अधिवेशन का बात कर रहे हैं। दोनों का अध्यक्ष बता दीजिए आप लोग। भारत में खनिज उत्पाद में समृद्ध राज्य कौन सा है, झारखंड। अभी भी कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए, होंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर होंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित होता है, तो होंडरू जलप्रपात कहाँ है, स्वर्ण रेखा नदी पर। बहुत जलप्रपात पूछता है, नर्मदा पर है, बिहार में काकोलत है ना। स्टार टीवी का मालिक रूपर्ट मर्डोक। ठीक, स्टार टीवी का। अभी अच्छा, एक और क्वेश्चन है अगला देखिए, शाहतश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होती है। शाहतश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन मानी जाती है, वो उज्बेकिस्तान में।
इसकी राजधानी बताइए और मुद्रा बताइए। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीएसएससी सेट में आपको क्या करवाया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं। बीएसएससी सेट प्रीवियस ईयर जिसमें करवा उसमें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इस सब का राजधानी के साथ साथ मुद्रा बताया हुआ है, इसलिए आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्तनीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु, विरासत पशु पूछता तो हाथी, और वैसे पूछा तो बाघ, ठीक। और राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा डॉल्फिन, है ना। कब घोषित किया गया था, किस वर्ष, ये बताया हुआ, बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो आदि ऐतिहासिक काल, ठीक। प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक, 3 भाग में बांटा गया है प्राचीन भारत को। नहीं, प्राक ऐतिहासिक वो होता है जो न लिखा गया हो न पढ़ा गया हो, ठीक है। आदि ऐतिहासिक लिखा तो है, उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते। और ये ऐतिहासिक कौन सा होगा, जो हम लोग लिखा हुआ है और पढ़ भी सकते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो वो ब्राह्मण युग बोला जाता था। कौन सा युग? ब्राह्मण युग बोला जाता था। उसी में उसके बाद, ब्राह्मण युग के बाद ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का स्थापना हुआ था। बोगज कोई या बोगाज कोई भी होता है, बोगाज समझ लीजिए इसको। बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है उसमें। बोगाज कोई अभिलेख में क्या होता है, इसका क्या महत्व है? तो वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? वो है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ठीक। कैमे मंडल में है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है ऋग्वेद। नहीं, ऋग्वेद में इंद्र के लिए सबसे ज्यादा मंत्र हैं 250, और सेकंड नंबर पे अग्नि के लिए 200, है ना। 10,462 ऋचाएं हैं, है ना। ऋग्वेद में सबसे प्रथम है और सबसे बाद का अथर्ववेद। ऋग्वेद के आपको इसको क्या होत्री बोला जाता है, जो इसको पढ़ते हैं, और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा बोला जाता है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। संगम युग में यूरियर किसके लिए, संगम युग जो था उसमें उरयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। चलिए, उस स्रोत का नाम क्या है? उस स्रोत का नाम बताना है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है तो मिलिंद पन्हो किसके द्वारा लिखा गया है? ये बहुत अच्छा, बताइए। इसके मिलिंद पन्हो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाभू स्तंभ, भाब्रू, ये देखिए, है ना, भाब्रू स्तंभ। यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन था ना कि वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अच्छा, हाथी गुम्फा अभिलेख से क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख किस लिए प्रसिद्ध है, आप लोग बताइए। हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी लोग, ठीक है, हिंद यूनानी लोग भागवत संप्रदाय के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली गोसाल, मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये तो गुप्त वंश, गुप्त वंश। बताइए, सबसे जो पुराना पुराण है, मतलब सबसे प्राचीन पुराण वो मत्स्य पुराण है। तो आप लोग को बताना है जो उस संबंधित है सातवाहन वंश से, मत्स्य पुराण। अब बताना गुप्त वंश का जो ये है किस पुराण से ये है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के काल में, ठीक है। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हो गई थी, ठीक है, छुआछूत वाला। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? मतलब उसका प्रथम गुलाम कौन था? ठीक है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में ये राजा बना था, इसने स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। और गुलामों का गुलाम किसको बोला जाता था? तो इल्तुतमिश को ना।
ठीक है, इसी का दामाद भी था वो, सही है। और उसने तुर्काने चहलगामी की रचना की थी, जिसमें 40 गो ये आर्मी टाइप समझ लीजिए ये रहते थे सिपाही, ठीक। और उसको ख़त्म कौन कर दिया था, तो बलबन, सही है ना जी। चलिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन इसमें देख लेना है कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है, तो अलाउद्दीन खिलजी। खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी। लाक्स बख्श ये अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श भी कहा जाता था नहीं। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका सबसे ये जो था कौन था, मलिक कफूर ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल, अगला बार से जब ये करवाएंगे पीडीएफ ठीक से तो वो सीधा रहेगा, इसके लिए अभी थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैनेज कर लीजिए, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। अगला बढ़ते हैं कि सल्तनत काल के सिक्के, टक्का और शगनी, सिक्के, टक्का, शासगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे, चांदी तथा तांबा के। सल्तनत काल में, मध्यकालीन भारत में क्वेश्चन चल रहा नहीं। 12 मासा की रचना किसने की थी, 12 मासा की रचना, तो मलिक मोहम्मद जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी। अब पद्मावत का किसने किया था फिर, बताइए, पद्मावत का किसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है, उनके और राणा रतन सिंह के बीच में युद्ध हुआ था वो, नहीं। चलिए, अच्छा एक और क्वेश्चन, 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की, तो जहांगीर, यहीं पे लिख दे रहे हैं, जहांगीर। किसने शुरू किया था, जहांगीर, ठीक है। चित्रकला, चित्रकला का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अगर पूछा जाएगा तो किसको बोला जाता था, अकबर वाला को। और 2 अस्पा सिंह अस्पा जहांगीर, और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को मरवाने वाला जहांगीर। और आपको अभी हम क्या बताएं इससे पहले, चित्रकला का अगर पूछा जाएगा स्वर्णकाल तो जहांगीर, और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो कंधार, ठीक है। जब समुद्री रास्ते का पता नहीं था, कि आप लोग को पता है कि समुद्री रास्ते का प्रथम बार खोज 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा किया था, जो सबसे पहले कालीकट पहुंचा था, जिसको कोझिकोड कहा जाता है अभी, ठीक है। उस समय उसका वहाँ का शासक जो जमोरिन था उसने स्वागत करा था। तो उससे पहले सब कंधार होकर ही भारत आया करते थे, ठीक है, कंधार होकर ही भारत आया करते थे, इसीलिए ये सब चलता रहता था उसके झगड़ा। जवाबित का संबंध किससे है, तो राज्य कानून से। जवाबित अभी किस में, सल्तनत काल में चलता था या संगम काल में, 2 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग बताइए। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो शेरशाह की, जब्ती प्रणाली शेरशाह। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है यही बनवाए थे, है ना। हुमायूं और इनके बीच बेलग्राम कनौज का युद्ध हुआ था 1939 और 40 में, सही है, बताइए। पहले बचपन का नाम इनका फरीद था, बाहर खान लोहानी के यहाँ पर इनके पिताजी सामंत थे, उन्होंने इनका नाम शेरशाह रखा था, सही है ना। इनका मकबरा सासाराम में है। चलिए, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। मुख्य कारण था सैन्य कुशलता, हालांकि तोप पोला भी कहीं दे देता है, लेकिन मुख्य कारण जो था वो सैन्य कुशलता था। कब हुआ था, 1526। और ये जो है डेट के साथ पूछता है, आप लोग डेट बता दीजिए। 27 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। 28 में किसके साथ हुआ था, बताइए। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य व्यवस्था क्या थी, तो बंदरगाहों से आमदनी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य व्यवस्था क्या थी, बंदरगाहों से आमदनी। अगली क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि सनरजामी प्रथा किससे संबंधित है, तो मराठा भू राजस्व से। किससे, मराठा भू राजस्व से। कौन, सरंजामी, ठीक है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, 1612 में, तो सूरत, ठीक है, सूरत। चलिए, आप लोग को बताना कि इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर ने दी थी, किसको दी थी, ठीक, किसको दी थी इंग्लिश खां की उपाधि डॉक्टर जहांगीर ने किसको दी थी। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, रामोसी कृषक जत्था जो कहा महाराष्ट्र में, किसने स्थापित किया था, तो वासुदेव बलवंत फड़के। वीवी फड़के भी कहीं पे लिखा हुआ था, है ना, वासुदेव बलवंत फड़के। अगला क्वेश्चन है कि 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड रिपन। किसने किया था, लॉर्ड रिपन, ठीक है, कोई दिक्कत है। और लॉर्ड रिपन को क्या बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक। बहुत ही फेमस क्वेश्चन,
स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोला जाता था? लॉर्ड रिपन को। चलिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास। किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास। चलिए फटाफट करना है। गदर क्रांति छिड़ने के महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। 1914 से 18 तक चला था। अमेरिका इसमें कब सम्मिलित हुआ था? 15 में। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो वो कांग्रेस का 1916 में लखनऊ अधिवेशन। आरसी मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और इसी टाइम में आपको होम रूल लीग किसने आपको बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल लीग वाले कौन कौन थे बताइए, शुरू करने वाले? अच्छा, अब इसी में आपको कांग्रेस, नरम दल और गरम दल, अब प्लस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सब लोग समझौता किए थे इसी में। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, आरसी मजूमदार इसके थे क्या बोलते हैं, अध्यक्ष थे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद कर देना है, बस। एका आंदोलन कहाँ का था? अवध का। अवध से सबसे ज्यादा सैनिक थे कहाँ? 1857 के क्रांति में, मालूम है ना, सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ के थे? अवध के। अगला क्वेश्चन, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में शुरू हुई थी? इलाहाबाद। अच्छा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। उस समय पूछेगा कि कौन था कांग्रेस का वायसराय, भारत का वायसराय? तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और खत्म कब हुआ था? आप लोग को पता है कि काकोरी कांड, चौरा चौरी में जो स्टेशन को जलाया गया था 5 फरवरी 1922, उससे रूस्ट होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उस समय अगर वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड रीडिंग। और लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 21 से 25 है। और अच्छा से आप लोग को याद रखना है ये बात कि एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। अगर शुरू असहयोग आंदोलन तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और खत्म के टाइम पर वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड रीडिंग। ये याद रखने की बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मी जितने थे उन सब ने हिस्सा लिया था। चलिए, इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। अगला क्वेश्चन, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? 1937। चलिए, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आईएनए का फुल फॉर्म बताना है। आईएनए का फुल फॉर्म बताइए। नाई धोबी बंद, ये देख लीजिए। सामाजिक बायकॉट था। सामाजिक बायकॉट का अभी कहता ना कि ये मूवी आ रही है, इस पर ऐसे है, उसको बायकॉट करो, हटाओ, तो वैसे ही करता है कि मतलब उसका विरोध करो। तो नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट था का एक स्वरूप था जो 1919 में किसके द्वारा चलाई गई थी? कब चलाई गई थी? 1919 में। और किसके द्वारा चलाई गई थी? तो किसानों द्वारा। प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रतापगढ़ कहाँ है? प्रतापगढ़ यूपी में, ठीक है। द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? तो प्रवाल भी थी। कहेगा कि प्रवाल भी मतलब उत्पत्ति प्रवाल से, तो कहेगा प्रवाल से उत्पत्ति वाला कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितना मीटर है? तो आंसर होगा 600 मीटर। याद रखिएगा, पुरानी मिट्टी को बांगर और नई मिट्टी को, नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। अगर भुलाइएगा तो याद रखिएगा, हम लोग भंगार कहते हैं कि भंगार में बेच दो इसको, जो सामान कबाड़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है। तो भंगार से याद रखना है बांगर। तो पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है खादर, याद रखिएगा। अब भारत में मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। मिट्टी को कितने प्रकार में बांटा गया है? 8 प्रकार में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका क्या कारण है? तो कारण है स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। दिन में चलने वाला समुद्री समीर दिन में चलता है, स्थल समीर रात में चलता है। समुद्री शरीर क्या है? समीर, जिसको हवा बोलते हैं, हवा का पर्यायवाची होता है समीर। तो समुद्री समीर दिन से चलता है समुद्र से स्थल की ओर, और स्थल समीर चलता है स्थल से समुद्र की ओर। चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग 39वीं बीपीएससी वाला जो है
इसको भी खत्म के कगार पर है, बस इतना ही क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाए। इसके बाद आज का क्लास आप लोगों का खत्म हो जाएगा। हिमालय में हिम रेखा ना किसके बीच होती है? हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, हिमालय में ही बात किया जा रहा है। और हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट। कितना है? 8850 मीटर। 8850 मीटर ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है, नहीं, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर इसकी दूरी है। और सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो मेरियाना गर्त। कितना है बताइए? 11022 है ना मीटर। और यही आपको क्वेश्चन में पूछता है कि विश्व का सबसे ऊपर स्थान अब विश्व का सबसे नीचे स्थान, दोनों में कितना अंतर है? तो मेरियाना गर्त वाला से 8850 को घटा देंगे तो 3000 समथिंग आ जाएगा, ये अंतर निकल जाएगा। क्लियर है? इसीलिए बोल रहे हैं कि 15000 प्रश्न और प्लस में 1 से 2 से 3 पॉइंट अगर बता देते हैं तो 45 से 50,000 प्रश्न का जब संग्रह चलेगा और जब कंप्लीट हो जाएगा डेली एक एक वीडियो करके और एग्जाम से कुछ दिन पहले उसको दोबारा वीडियो को देख लेंगे 2 बार 3 बार, तो क्वेश्चन छूटेगा बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर ना, तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर और पूरा लंबाई बताना है। अच्छा, समुद्र से तटीय राज्य कितने हैं भारत में? 9 हैं, 9 हैं। और सबसे बड़ा कौन है? तो गुजरात। और दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश। इसका मतलब प्रायद्वीपीय भारत में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। और 9 कौन कौन है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 एकदम जबान पर ऐसी रखिए, कोई पूछे तो खटाखट ऐसी बोलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? आप सबको पता है, एशिया। और महासागर पूछेगा तो प्रशांत, है ना, महासागर पूछेगा तो प्रशांत। और सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी से याद आया, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना थी जो 1948 में, कब? 1948 में छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। रांची के आसपास वाले क्षेत्र को छोटा नागपुर का क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका। इसको स्वर्ण रेखा भी बोला जाता था, नहीं, पुराना नाम इसका था। सही बोल रहे हैं। चलिए तो ये आपका और 2-4 को क्वेश्चन बचा हुआ होगा, ये देखिए 4 क्वेश्चन गिन के बचा हुआ है, इसको हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। साफ रात, कह रहा कि साफ रात जो है मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो विकिरण के कारण ना, कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब बरसात के दिनों में पूरा बादल छले रहता है तो कहीं सब बोलता है ना कि उमस कर रहा है, बहुत उमस है, हवा लगते नहीं, गर्मी से हालत खराब है, तो बादल रहता है। तो वही बोल रहा है कि साफ रात ज़्यादा ठंडा लगेगा क्योंकि हवा चलेगा। अब मेघीय रातों मतलब बादल वाला रात, जब बादल ऊपर रहता है, ऊपर में बताओ कौन सा? आकाशीय जितने भी घटना होते हैं सब क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडल को 5 भाग में बांटा हुआ है और सबसे नीचे वाला है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप, उसके ऊपर आयन, ऐसे करके है, ठीक है। उसके ऊपर सबसे ऊपर बहिर्मंडल, ठीक है। आयन में रेडियो वाला हम आप सबको बता दिए, रेडियो उपग्रह सब जो सब आयन मंडल का काम है। जितना बिजली कड़कना, बारिश होना, बादल गरजना सब सबसे नीचे वाला क्षोभ मंडल का है। उससे ऊपर समताप मंडल में ओजोन का लेयर रहता है, ओजोन O3 से मापते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इतना सारा पॉइंट पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर रिवीजन करवा दिए। चलिए, मोना किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ का है बता दीजिए, कहाँ का है बता दीजिए। एगो माउंट एगो एटना जो है ये इटली का है। अब भारत में कौन सा है? बैरन। कौन सा है? बैरन। और ये कौन सा है? जागृत है, मतलब सक्रिय है, सॉरी सक्रिय है, ठीक। और कोरंडम जो है मृत है ना, ये भारत का बता दिए। इकलौता भारत का बैरन जो कि सक्रिय है और कोरंडम जो है मृत है। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम, इसके बाद तीसरी रेवा खंडे कर दिया जाएगा आज का वीडियो में कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? तो चूना पत्थर जहाँ होता है, जहाँ क्या होता है? चूना पत्थर। तो आज हम लोग 2 नवंबर से शुरू किए हैं, 2 नवंबर से शुरू किए हैं पहला डे 1। आज क्या क्या कंप्लीट किए हम लोग? 38वीं और 39वीं BPSC का PT का टोटल प्रश्न। और आज जिन्होंने भी, आज आप सबको पता ही होगा, चल गया होगा, जिन्होंने भी हमको मेरा बर्थडे विश किया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो समझ लीजिए कि अपने बर्थडे पर इतना सारा कलेक्ट करके आप सबको लाए हैं। दीपावली पर द एग्जाम पोर्टल की ओर से
15,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह इकट्ठा करके आप सबके लिए लाया गया है। अब इससे जुड़े हुए पॉइंट 2 से 3, तो 40 से 45,000 क्वेश्चन जब महा जाएगा, महाकुंभ उसका होगा, तब मजा आएगा बनाने में। ठीक है, तो इसको एंड तक जरूर देखना है। पसंद आए तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अगर नए हैं चैनल पर तो, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।